नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी विषय में मैं DL रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो तीसरे नंबर का प्रयोजनमूलक हिंदी विषय है और उसमें शीर्षक जो है शब्दावली, विश्वकोश, थिसोरस, परिचय और इसका उपयोग। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे शब्दकोश क्या है। तो इसका मतलब होता है वर्तनी या शब्दकोश, एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, ह्रस्व दीर्घ जो भी होता है, ह्रस्व दीर्घ ये सब जो होता है, ये विसर्ग, ये सारे जो चिन्ह होते हैं ये उसकी वर्तनी में आते हैं और उनकी व्युत्पत्ति, उसका प्रारंभ, व्याकरण निर्देश, उसके कुछ नियम, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि शब्दकोश के अंदर समाविष्ट होते हैं। शब्दकोश एक भाषीय हो सकते हैं, द्विभाषिक भी हो सकते हैं, या फिर मानिए कि बहुभाषिक भी, मतलब 2 से अधिक भाषाओं का भी संग्रह इसमें शब्दकोश के भीतर आ सकता है। ये उसकी अपनी एक बहुमुखी प्रतिभा का प्रश्न आ सकता है। अधिकतर शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिए ये व्यवस्था होती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी जो लिपि होती है, या हमारे भारत की जो देवनागरी लिपि होती है, या फिर ऑडियो जिस रूप में भी ये होते हैं उसमें इसका समावेश हो जाता है। कुछ शब्दकोशों में चित्रों का भी सहारा लिया जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि भाषा का जब भी प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले अक्षर या शब्द या ध्वनि आए, उससे पहले भाषा का जब लिखित स्वरूप आया उससे पहले वो चित्रों में और संकेतों में आया था, और बाद में, बहुत बाद में फिर इसका कागज़ के रूप में या ताम्रपत्रों में या फिर पत्तों में इसका संग्रह हुआ, और बाद में इसका भाषा के लिखित स्वरूप आया था। ये पूरा उसका इतिहास है। लेकिन अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दकोश हो सकते। जैसे विज्ञान के लिए वो अलग होते, चिकित्सा का मतलब जो आयुर्वेदिक या मेडिकल उससे संबंधित जो शब्दकोश होते उसका भी अपना एक अलग शब्दकोश होता है। विधिक मतलब वैधानिक, जिसको आप कानूनी कह सकते हैं, उसका भी तो अलग हो सकता है। और गाणितिक, गणित से संबंधित होती है। तो मतलब जितनी भाषाएं होती है, जैसे विषय होते, जैसे क्षेत्र होते, उसके अनुसार अलग अलग शब्दकोश हो सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही मानव जान गया था कि भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति आवश्यक है। मतलब आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं सभ्यता के लिए भी जरूरी है, हमारे आपसी कामकाज के लिए भी जरूरी है, और जीवन यापन के लिए भी एक सही मायने में या सही तौर तरीके से उसकी अभिव्यक्ति करना बहुत ही आवश्यक होता है। और ये जो सही अभिव्यक्ति होते हैं उसके लिए सही शब्दों का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है कि हम अनुचित शब्दों का प्रयोग यदि गलत जगह पर कर दें, कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, रिश्तों में दरार भी आ सकती है, या मनमुटाव भी हो सकते हैं। इसलिए जैसे कहा भी जाता है कि भी शब्द जो हम नहीं बोलते उसके हम मालिक हैं, और जो शब्द हम बोल देते हैं उससे गुलाम हो जाते हैं। क्योंकि एक बार मुँह से जो निकल जाता है हमारा शब्द, कई बार हमें उसके बाद उस अनुसार जो पालन करना पड़ता है या जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, कई बार बहुत बड़ा हानि का विषय बन जाता है। इसलिए यहाँ पर अभिव्यक्ति के लिए सही शब्दों का चयन बहुत अनिवार्य होता है, और ये शब्द चयन के लिए अच्छे अक्षरों की आवश्यकता होती है, अच्छे शब्दों की आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार से शब्दों और भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता समझकर प्रारंभिक लिपियों के उदय से पहले, बहुत पहले आदमी ने शब्दों का लेखा जोखा रखना शुरू कर दिया था। मतलब भाषा का जब लिखित स्वरूप आया होगा उससे पहले, बहुत साल पहले इंसानों ने, हम सभी लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने शब्दों का चयन कब कैसे करना है, किन शब्दों के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, ये सारी बातें बहुत पहले समझ ली थी। और इसके लिए उसने एक कोश की रचना शुरू कर दी या कोश बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि कोश का मतलब है अनेक प्रकार के भाषा के शब्दों को एक जगह पर इकट्ठा करके उसको अर्थ के अनुसार एक पुस्तक में समाविष्ट करना, ये होता है कोश। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश का मतलब हमारे परिचित भाषाओं के कोशों में ऑक्सफोर्ड
इंग्लिश डिक्शनरी के परिशीलन से उपयुक्त समस्त प्रवृत्तियों का उत्कृष्ट निर्देशन देखा जा सकता है और उसमें शब्दों को सही उच्चारण का संकेत, चिन्हों के विशुद्ध और परिनिष्ठित बोध भी कराया जाता है। यूरोप के उन्नत या जो विकसित या समृद्ध देश है, वहाँ पर प्रायः सभी भाषाओं को एक विकसित स्टैंडर्ड स्तर पर कोश विद्या का आधार रखा जाता है और जिसमें उत्कृष्ट, विशाल, प्रामाणिक, संपन्न कोश, क्योंकि उसमें जो लिखे हुए शब्द या उसके अर्थ होते हैं, उसकी जो व्युत्पत्ति होती है, उसको बड़ा संभल कर या उसके ऊपर रिसर्च या खोज करके फिर उसका कोश के अंतर्गत समावेश होता है। ये बहुत अनुभव का काम होता है और वही लोग ये काम कर सकते हैं, इसलिए कठिन काम ज़्यादा है। और कई बार तो भाषा, देश, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वातावरण के अनुसार उन शब्दों का प्रयोग कहाँ कैसे करना, इसका अपनी अपनी भाषा के अनुसार बहुत ध्यान रखना होता है जब उसका कोश में समावेश करना होता है तब। अब उन देशों में जहाँ पर कोश निर्माण के लिए ऐसे स्थायी संस्थान प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं, उनमें अबाध गति से सर्वदा कार्य चलता है और इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ये काम भी होने लगे और लोग रिसर्च करके रोज़ नए नए शब्द, जैसे कि विज्ञान में आप हम लोग देखते रोज़ नई नई खोजें होती है, तो ये विज्ञान के युग में नई नई जब खोजें होती है तो उसमें ये नए नए शब्द जो हमें समाज में जैसे विकसित होते जाते हैं, जैसे चलन में आते हैं, उस अनुसार उसमें शामिल करना होता है। तो इसके लिए लब्ध प्रतिष्ठा और बड़े बड़े विद्वानों का सहयोग, संस्थानों का भी उसमें काम लिया जाता है और दूसरे अर्थों में जागरूक नागरिक भी उसमें सहयोग देते। जैसे कुछ शब्द जो प्रांतीय शब्द होते हैं या लौकिक शब्द होते हैं, जो उस प्रांत तक या उस जातिगत या कुछ धर्मगत शब्द जो होते हैं वो व्यक्तिगत उसी रूप में वो उसका प्रयोग होता है, लेकिन उसका जब सर्वविदित अर्थ में जब प्रयोग करना होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में जब प्रयोग करना होता है, तो उनसे मिलकर मतलब कि जो जागृत नागरिक होते तो उस भाषा के उस शब्दों को जो साथ जानते अपने उस प्रांत के आधार पर, तो ये सारी बातें उसमें उपयोग करके या उसका सहयोग लेकर भी उसमें डिक्शनरी के रूप में या शब्दकोश के रूप में उसको शामिल किया जाता है। अंग्रेजी डिक्शनरी तथा अन्य भाषाओं में जो निर्मित कोशकार होते हैं, उसकी रचना, विधान, मूल परिवेशों का अध्ययन करने के बाद उसको अद्यतन कोशों में समाविष्ट किया जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ बातें जो होती है वो आज हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है जब भी आप उसको एक डिक्शनरी के रूप में, जिसको आप गुजराती हिंदी में शब्दकोश कहते हैं, उसमें तो पहला है उच्चारण सूचक संकेत चिन्हों के माध्यम से शब्दों के स्वरों, व्यंजनों का पूर्णतः शुद्ध और परिनिष्ठित उच्चारण स्वरूप बनाना और स्वराघात, बलाघात का निर्देश करते हुए यथासंभव उच्चार्य अंश के अक्षरों की बद्धता और अबद्धता का परिचय देना होता है। नंबर 2, व्याकरण संबंधी जो उपयोगी और आवश्यक निर्देश होता है उसका पालन करना होता है। नंबर 3, शब्दों के इतिहास संबंधी, वैज्ञानिक उत्पत्ति, सारी बातों का भी उसमें प्रदर्शित करना होता है और उसका पूरा का पूरा पालन या ध्यान रखना होता है। परिवार संबंध अथवा परिवार मुक्त, निकट या दूर के शब्दों के साथ शब्द रूप और अर्थ रूप का तुलनात्मक पक्ष उपस्थित करना होता है। चौथे नंबर 5वें नंबर पर आता है शब्दों के विभिन्न और पृथक्कत नाना अर्थों का, नाना का मतलब विविध जो अर्थ होता है उसका अधिक या न्यून, मतलब विस्तार के तौर पर, और कुछ संकुचित हैं जिसको कहते हैं प्रांतीय अर्थ में, कुछ धार्मिक या कुछ सामाजिक मर्यादा में रह कभी जब इसका दोनों संदर्भ में, सार्वजनिक मतलब पूरा विस्तार सहित और निम्न कोटि, ये दोनों प्रयोगों में भी उसका क्रमानुसार उसकी सूचित करके उसके अर्थ शब्दकोश में समाविष्ट करना होता है। आगे होता है अप्रयुक्त शब्दों अथवा शब्द प्रयोगों की विपो सूचना देना, शब्दों के पर्याय बताना। तो कई बार शब्दों के शब्दकोश में शब्दों के जो दूसरे जो इसको बिल्कुल करीब होते पर्यायवाची या समानार्थी, इन शब्दों को भी बताना, ये शब्दकोश का काम होता है। 7वां है संगत अर्थों के समानार्थ उदाहरण देना। अर्थ तो देना, लेकिन अर्थ देने के साथ साथ उसका दूसरे जो शब्द होते समानार्थी, उसका उदाहरण देकर हमें समझाना होता है। और 8वां है चित्रों, रेखाचित्रों, मानचित्रों आदि के द्वारा भी अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करके उसको समझाना होता है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का जो नवीनतम, जो नया
और बृहत्तम मतलब विस्तार सहित जो संस्करण आधुनिक कोश विद्या की प्रायः सभी विशेषताओं से संपन्न है। तो आज हम पूरे विश्व में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जो डिक्शनरी है वो दुनिया में सबसे स्टैंडर्ड या उत्तम कक्षा की या सबसे विस्तार पूर्वक उसमें लिखी हुई बिल्कुल गहराई पूर्वक इसका अभ्यास करके बनाई हुई ये डिक्शनरी या शब्दकोश माना जाता है। नागरिणी प्रचारणी सभा जो हिंदी की बहुत बड़ी सभा मानी जाती है, जिसमें ये पूरा एक आप मान लीजिए कि ये बहुत बड़ी एक संस्था है जिसमें हिंदी को लेकर सारे काम होते रहते हैं। तो इसमें हिंदी शब्द सागर के अतिरिक्त हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशमान मानक शब्दकोश का विस्तृत आयास, तो ये जो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा कई बार ये उसके माध्यम से या उसके अगुवाई में ये नए नए जो शब्दकोश बनते हैं ये उसका प्रतिनिधित्व करता है और वहीं से या उसी के माध्यम से नए नए शब्दकोश या नए जो शब्द होते हैं उसमें समाविष्ट करके हिंदी में रखे जाते हैं। हिंदी कोश कला के जो लब्ध प्रतिष्ठित संपादक रामचंद्र वर्मा जी ने उन्होंने इस प्रशंसनीय कार्य का उपजीविका मुख्य शब्द सागर है होता है ये भी बताया था। उसका मूल कलेवर तात्विक रूप से शब्द सागर से ही अधिकांश फलीभूत है। हिंदी के अन्य कोशों में अधिकांश सामग्री इसी कोश से, मतलब यहाँ पर ये जो ग्रंथ शब्दकोश में लिखे होते हैं उसका लगभग तमाम चीज़ें जो होती है वो उसी का आधार लेकर बनाया गया था। थोड़े बहुत मुख्यतः संस्कृत शब्दों के उनके कोशों का भी उसमें आवश्यक या अनावश्यक के रूप में उसका प्रयोग किया गया था। ज्ञान मंडल और बृहद हिंदी शब्दकोश में जो पेटे वाली प्रणाली शुरू हुई थी, लेकिन ये ज़्यादातर संस्कृत के कोशों में जिनका निर्माण पश्चिम विद्वानों के प्रयास से प्रारंभ हुआ था, सैकड़ों वर्ष पूर्व से जो प्रचलित हो गई थी, वो आज भी नव्य या आधुनिक भारतीय भाषाओं के कोश उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे जहां तक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, मतलब हमारे यहाँ पर ये बहुत प्रयोग हुआ, लेकिन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है तो रूसी, अमेरिकन, जर्मन, इटालियन, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के उत्कृष्ट और अत्यंत विकसित कोश पहुंच चुके। वहाँ तक शायद हमारे पहुंचने में थोड़ी देर लगी। मुझे लगता है ये लिखते समय तो बहुत साल हो गए, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कोश रचनाएँ हैं हिंदी की, ये उन विदेशों के लगभग तमाम शब्दकोश या डिक्शनरी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आज उनको भी हमारे शब्दकोश से सहारा लेकर शब्दों को लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखी हुई भले ही बात ये हो कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिक्शनरी या शब्दकोश है ये विदेशी शब्दकोश के साथ या डिक्शनरी के साथ बिल्कुल नज़दीकी तौर पर कंधे से कंधे मिलाकर उनके समान रूप में वो प्रचलित होने लगे। कोश रचना की ऊपरवर्णी जो विद्या को हम साधारण सामान्य भाषा शब्दकोश कह सकते हैं। इस प्रकार शब्दकोश एक भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी या बहुभाषी भी होते हैं। बहुभाषी शब्दकोशों के तुलनात्मक शब्दकोश यूरोपियन भाषाओं में ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषा विज्ञान की जो प्रौढ़ उपलब्धियों से प्रमाणित भूत रूप में निर्मित हो चुकी है और इसमें मुख्य रूप से जो भाषा वैज्ञानिक और अनुशीलन और शोध के बाद, मतलब ये जो काम होता है वो बड़ा रिसर्च और बड़ा सोच समझ कर उसको आप मान लीजिए कि उसका रिसर्च करके उसको प्रमाणित करके ही ये रखा जाता है। तो हिंदी में इसके लिए भाषा विज्ञान के लिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बहुत बड़ा काम किया है प्रयोजनमूलक हिंदी में और भाषा विज्ञान में। तो ये जब भी हम इसको शब्दकोश में रखते हैं तो उसका बहुत अध्ययन करना होता है, उसका तुलनात्मक रूप में अर्थ या समझ के बाद ही उसका इस रूप में ले सकते हैं। और ऐसे तुलनात्मक कोश आज भी बन चुके हैं जिसमें प्राचीन भाषाओं की तुलना भी मिलती है और ऐसे भी कोश प्रचलित है जिसमें एक से अधिक मूल परिवार की अनेक भाषाओं के शब्दों का तुलनात्मक अनुशीलन भी मिल जाता है। तो आज हमने जो इस तीसरे नंबर में हमने जो देखा उसमें शब्दकोश क्या होता है उसकी हमने चर्चा करी। अब हम दूसरे जो चरण में होगी चर्चा, उसमें शब्दकोशों के नाना स्वरूप या रूप, या नाना का मतलब जो विविध रूप होते हैं, हम उसकी चर्चा दूसरे चरण में करेंगे। धन्यवाद।